नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहले बात होगी पहलगाम हमले को लेकर के। जी हां, पहलगाम हमले का जो सच है वो बेहद बहुत जल्द अब सामने आने वाला है, क्योंकि एनआईए लगातार जांच कर रही है और आज जो पूरा हमला हुआ था उसका सीन भी रिक्रिएट आज किया गया है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है गुजरात के अहमदाबाद से। जी हां, योगी मॉडल जहां पर लागू होता हुआ नजर आ रहा है। अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर आज चला है। आखिर कितने एरिया में ये चला है और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट अभी तक मिल पा रही है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन के आगे हाथ फैला दिया है। उधारी की मांग पाकिस्तान की तरफ से की गई है। क्या कुछ असर होगा, कितनी उधारी पाकिस्तान ने मांगी है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। और चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख बड़ी खबर का। जी हां, जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पर भारत की तरफ से बड़ा डिजिटल एक्शन लिया गया है। जी हां, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट भारत में इस वक्त बंद कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के यूएन ऑफिस का एक्स अकाउंट भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी और सख्त कार्रवाई इस बीच की गई है और इसको लेकर एक्स की तरफ से कहा गया है कि कानूनी मांग पर भारत में सस्पेंड ये इस अकाउंट को किया गया है। अब इसके बाद में आपको तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि भारत में अब ये अकाउंट नजर नहीं आ रहा है, ये इस अकाउंट का एक्सेस भारत में अब नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ा एक्शन इस वक्त भारत के अंदर लिया गया है। तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस पूरे चीज़ों को लेकर के एक्स की तरफ से कहा गया कि कानूनी मांग पर भारत में इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि भारत में अब ये अकाउंट नजर नहीं आएगा, इसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो ये तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ा कदम इस वक्त भारत की तरफ से उठाया गया, केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। और जो मंत्री है ख्वाजा, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ से। अब ये अकाउंट आपको भारत में नजर नहीं आएगा। तो सीधे तौर पर एक ये बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन इसके साथ ही जो खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, न्यूज पंच की सबसे पहले बात करेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए लगातार जांच कर रही है। कई लोगों से पूछताछ अभी हो चुकी है और कई से पूछताछ जारी है। टीम हमले से जुड़े हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है। वहां मौजूद लोग, जो टूरिस्ट वहां पहुंचे थे, जो स्थानीय लोग वहां पर थे, खच्चर वाले, टूर ऑपरेटरों से, एडवेंचर कराने वाले लोगों से, कुल मिलाकर टीम इस समय हर दिशा में जांच कर रही है। इसके साथ ही सरकार ने कश्मीर एक्शन लेते हुए कई सारे टूरिस्ट प्लेस, यानी कि जो पर्यटन के स्थल है जहां पर अधिकतर टूरिस्ट पहुंचते थे, उनको अस्थायी रूप से बंद करने के भी आदेश कश्मीर सरकार की तरफ से दिए गए। आखिर किन किन जगहों को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है, बताएंगे विस्तार से आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एनआईए ने किस तरह रिक्रिएट किया पूरा क्राइम सीन। तो पहलगाम हमले का जो सच है वो बहुत जल्द अब सामने आने वाला है, क्योंकि एनआईए इसमें लगातार एक के बाद एक जांच कर रही है। हर एंगल से ये जांच की जा रही है और इस हमले का पूरा जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट भी किया गया है। आतंकियों के जो सबूत है उनको हर कोने से वहां पर इकट्ठा करने की कोशिश एनआईए कर रही है। जिस जिस जगह पर आतंकी मौजूद थे, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उनके लिहाज से एक एक जगह से चीज़ों को लिया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। इसके साथ ही टूर ऑपरेटर जो टूर ऑपरेट कराते हैं तमाम लोगों के साथ में, उनसे भी एनआईए पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही जिप ऑपरेटर को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये वही जिप ऑपरेटर है जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, वीडियो हमने आपको दिखाई थी, जो जिप लाइन पर एक व्यक्ति को भेजने से पहले अल्लाहू अकबर का नारा लगाता हुआ नजर आया था और 3 बार ये नारा लगाया गया, जिसके बाद में गोलीबारी वहां पर चालू हुई थी। तो सीधे तौर पर अब जिप ऑपरेटर को भी बुला लिया गया है और अब उससे भी जांच होगी, पूछताछ होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में एनआईए इस वक्त कई सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। आखिर कौन कौन से वो सवाल है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं।
सीधे तौर पर हमले के समय कितने फोन और किस किस नेटवर्क के फोन उस पूरे एरिया में मौजूद थे कुछ किलोमीटर के दायरे में, इसकी जांच पड़ताल इस वक्त एनआईए कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फोन से उस दौरान कहां पर बात हुई है ये भी जांच की जा रही है। खच्चर चलाने वाले लोगों के जो पुराने संपर्क है उनको भी खंगाला जा रहा है, उनकी पूरी तलाशी ली जा रही है कि आखिर किन किन के ये संपर्क में थे। साथ ही खंगाली जा रही है लोकल लोगों की आपराधिक कुंडली, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी आपराधिक कुंडली क्या क्या है, किस किस में वो शामिल रहे, इन तमाम चीज़ों को लेकर हर एंगल से इस वक्त एनआईए लगातार जांच कर रही है। तमाम लोगों से पूछताछ भी लगातार जारी है और आज क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया है। लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम भी उठाया गया पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से। क्या है वो बड़ा कदम, उस पर भी एक नजर डालते हैं। कश्मीर में अस्थायी रूप से 48 पर्यटन स्थलों को इस वक्त बंद कर दिया गया है, यानी कि यहां पर अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए आवाजाही जो है पर्यटकों की वो बंद रहेगी, वो वहां पर नहीं जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला इस वक्त लिया गया है। हालांकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कुल 87 पर्यटन स्थल इस वक्त हैं, जिनमें से 48 को बंद कर दिया गया है। और वो 48 कौन कौन से बंद हुए वो भी आपको बता देते हैं, जिसमें से एक है सूर्य मंदिर, दूसरा है तौसी मैदान, डूड पाथरी इनमें शामिल है। इन सभी को फिलहाल कुछ दिनों के लिए अस्थायी तौर पर अभी बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही बौद्ध मठ, कोसरनाग और बंगस वैली को भी अस्थायी रूप से इस वक्त बंद किया गया है। हालांकि इस सूची में और भी कई सारे नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन इसके साथ ही जो टूरिस्ट प्लेस जो है वो अभी ओपन है, वहां पर भी उचित सुरक्षा इस वक्त वहां पर भेजी गई है, ताकि जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा में कोई खामी ना हो। इसके साथ ही श्रीनगर हवाई अड्डे की अगर हम बात करें तो जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हो उनमें संख्या में काफ़ी कमी इस दौरान देखने को मिली है इस हमले के बाद में। इसके साथ ही एनआईए की टीम और जो लगातार पुलिस बल है वो संदिग्ध घरों पर छापेमारी भी की जा रही है। कुल मिलाकर एक एक चीज़ पर नज़र इस वक्त एनआईए लगातार बनाए हुए है, हर एंगल से जांच की जा रही है, हर दिशा की तरफ से जांच की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्रा और विशाल बैरिस्टर दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले अश्विनी आपके पास में आना चाहेंगे, आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है एनआईए की तरफ से, एनआईए वहां पर पहुंची थी और एनआईए की तरफ से ये सीन रिक्रिएट किया गया, साथ ही तमाम लोगों से पूछताछ भी जारी है। हाँ कृतिका, और ये पूरी हर खगालने पर लगी है, हर उस एंगल को, हर उस कोने को, हर उस संभावनाओं को कि जिससे इस आतंकवादी हमले के बारे में सटीक जानकारी हासिल की जा सके। जैसा कि आपने बताया कि आज जो है रिक्रिएट किया है सीन जो है एनआईए ने कि किस तरीके से इस जघन्य हमले को अंजाम दिया गया। जिप लाइन जो ऑपरेटर है उससे पूछताछ की जा रही है, उसको आज समन किया गया था, उससे पूछताछ चल रही है। उसको एक पर्यटक ने बताया कि किस तरीके से जब गोलियों की आवाज़ सुनी तो उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उसके बाद उसने छोड़ दिया जिप लाइन पर, और वो कैद भी हुआ है पूरी तरीके से। जो विजुअल्स हैं सोशल मीडिया पर है और सब जगहों पर दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वह व्यक्ति वहाँ पर था। तो ऋषि उस पर्यटक का नाम है, उसने कहा कि संलिप्तता या फिर उससे भी जानकारी हो सकती है। एनआईए को रडार पर ऑलरेडी था, मतलब ऑलरेडी ऐसे सभी लोग जो वहाँ पर, चाहे वो खच्चर वाले हो, चाहे वो घोड़े वाले हो, चाहे वो टूर ऑपरेटर हो, सबसे इनपुट लिया जा रहा है, जानकारी ली जा रही, चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं, चश्मदीदों से जाना जा रहा है कि किस तरीके से इस जघन्यतम हत्याकांड को, हमले को, आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। और उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने फ़ोन वहाँ पर उस समय बातचीत जब हमला चल रहा था, तो क्योंकि लंबे समय तक ये हमला चला, तो कौन कौन से फ़ोन उस समय एक्टिव थे, कौन कौन से फ़ोन से कहाँ कहाँ बातचीत हो रही थी। आशंका इस बात की भी है कि आतंकवादी जो है वो सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके अलावा जो वहाँ के टूर ऑपरेटर्स हैं, जो वहाँ के और स्लीपर सेल के लोग हैं, वो चिन्हित किए गए हैं। एनआईए ने पूरे के पूरे आतंकवादियों की एक लिस्ट बनाई है, स्लीपर सेल की लिस्ट बनाई है, ओवरग्राउंड वर्कर्स की लिस्ट बनाई है। उसको स्थानीय पुलिस और अन्य जाँच एजेंसियाँ जो सहयोग कर रही हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अब तक बहुत सारे लोगों से, हज़ारों की संख्या में लोगों से पूछताछ की गई है, चश्मदीदों से उनसे बयान
बयान लिए गए हैं। जिपलाइन जो ऑपरेटर था उससे आज पूछताछ चल रही है। तो हर एंगल से हर तथ्य को अन्वेषण करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एनआईए पूरी कोशिश कर रही है। कृतिका बिल्कुल, और इस हमले से जुड़ा हुआ जो सच है वो बहुत जल्दी हम सभी के सामने भी होगा। एनआईए लगातार इस मामले में जांच कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो भी इस वक्त लगातार बने हुए। विशाल, इस आतंकी हमले के बाद में अगर हम देखें तो कश्मीर में इस वक्त राज्य सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ा कदम उठाया गया और 48 जो टूरिस्ट प्लेस है उनको फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि ये जो 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं ये रिमोट डेस्टिनेशंस हैं, तो इनको सिक्योरिटी की नज़र से इनको अभी बंद किया गया है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये खबर है कि इन डेस्टिनेशंस पर आतंकवादी छुपे हो सकते हैं या ओवरग्राउंड वर्कर्स छुपे हो सकते हैं। मैं इस वक्त हूँ डाचीगाम नेशनल पार्क पे, जो अपने हंगुल हिरन के लिए जाना चाहता है। मेरे साथ कुछ टूरिस्ट हैं जो कि कलकत्ता से आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि टूरिज्म बंद नहीं किया गया है, टूरिज्म लगातार जारी है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कुछ डेस्टिनेशंस को बंद किया गया है। क्या नाम है आपका? अभी कचारिया। अभी क्या बताइए कि अब तक आपका कैसा रहा है ट्रिप यहाँ पर? बहुत ही बढ़िया रहा है। हमें पहले से पता था कि पहलगाम बंद होगा, तो हमारा ट्रिप में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन लाया था। पहलगाम हम कैंसिल करके हम सोनमार्ग में 2 दिन एक्स्ट्रा स्टे किए थे। हम गुलमर्ग गए, 2 दिन स्टे किया, सोनमार्ग में 2 दिन, अभी श्रीनगर में कल से हूँ और 2 दिन रहेंगे। तो ओवरऑल जैसे बताया आपने कि कुछ टूरिस्ट स्पॉट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट है उसको बंद किया गया। इंपॉर्टेंट डिस्टेंट है, काफ़ी रिमोट एरियाज में है। उनके साथ इनकी वाइफ भी है। मैं ये बता दूं कि डाचीगाम नेशनल पार्क में 1.5 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं, टूरिस्ट जा सकते हैं। उसके आगे घना जंगल है, वहां पर जाने की मनाही है। आप यहाँ पर आए डाचीगाम में, आप यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लग गया है, कैसा लग रहा है आपको? आप पूरा एक्सप्लोर करना चाह रहे थे? नहीं, सिचुएशन समझ के हम लोग इधर आए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम लोग ऐसे ही आ गए, बिकॉज आवर फ्लाइट वाज ऑन 23rd और ये 22nd को जो ये हादसा हुआ है। सो रियली सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, अभी जो रेस्ट्रिक्शन है, सिक्योरिटीज बढ़ाना चाहिए एंड सिक्योरिटी इज देयर, सो वी एज अ टूरिस्ट फीलिंग फ्री टू विजिट। आपके साथ आपकी बेटी भी, क्या कहना चाहेंगे आप टूरिस्ट को जो बाहर से आने वाले हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को लेकर? जी, यहाँ के लोग ऐसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड दे आर वेरी काइंड एंड वेलकमिंग। तो बिल्कुल विशाल, अगर कुल मिलाकर हम देखें तो जो टूरिस्ट है वो वहाँ पर लगातार अभी भी पहुँच रहे हैं। हालांकि संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या में काफ़ी कमी देखने को मिली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका, और साथ ही अश्विनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले के बाद अन्य राज्य सरकार अब सतर्क होती हुई नजर आ रही है। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा अवैध निर्माण को भी ढहा दिया गया। आज सुबह कई सारे बुलडोजर लेकर प्रशासन वहां पर पहुंचा और ये चंदोला तालाब के पास बने अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। दरअसल अहमदाबाद के चंदोला तालाब के पास में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और इस इलाके को मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। इसके साथ ही पूरा सिंडिकेट भी सामने आ चुका है। कैसे ये पूरा सिंडिकेट चलता था, लोगों को वहां पर बसाया जाता था, आखिर क्या है पूरा सिंडिकेट, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की तस्वीरें। तो चंदोला तालाब पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे सकते, 2 तस्वीरें हैं और पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये बुलडोजर चलाए गए हैं। ये बुलडोजर के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब ये कार्रवाई की जा रही थी, जब प्रशासन वहां पर पहुंचा था इस कार्रवाई को करने के लिए, तो कोई भी अन्य व्यक्ति इसमें चीजें ना खराब हो, इसके लिए काफी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर इस दौरान तैनात रहा। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज की। पहली तस्वीर में किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई वहां पर की गई, यानी कि सीधे तौर पर अवैध जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है और कई सारे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अवैध घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई सीधे तौर पर अहमदाबाद में बुलडोजर एक्शन ये देखने को मिला है। काफी संख्या में पुलिस इस दौरान वहां पर तैनात रही और पुलिस की तैनाती में ही ये बुलडोजर एक्शन लिया गया। चंदोला तालाब पर बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया गया। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई सारे लोगों को वहां पर
हिरासत में भी लिया गया है। करीब बताया जा रहा है कि 800 से ज्यादा संदिग्धों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है और अवैध प्रॉपर्टी जितनी भी थी उस पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 बुलडोजर इस दौरान वहां पर पहुंचे थे और इसके साथ ही पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, एसआरपी और एसओजी की टीमें भी वहां पर तैनात थी। 2000 से ज्यादा जवान वहां पर इस दौरान मौके पर मौजूद थे जब प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि काफी संख्या में बुलडोजर इस ऑपरेशन में शामिल नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 180 बांग्लादेशियों को भी चिन्हित किया गया है। 40 से 50 बुलडोजर इस ऑपरेशन में शामिल रहे। इसके साथ ही 40 से ज्यादा डंपर भी वहां पर खड़े किए गए थे ताकि जो मलबा है उसको इधर से उधर शिफ्ट किया जा सके। तो सीधे तौर पर यह बड़ी कार्रवाई और कहीं ना कहीं योगी मॉडल ही अब गुजरात में भी नजर आया। इसके साथ ही जिस इलाके पर यह कार्रवाई की गई है उस इलाके को मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है और इस मिनी बांग्लादेश पर किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, एक नजर उस पर भी। चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और एक उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। तो सीधे तौर पर ये कार्रवाई, लेकिन इसके साथ ही मिनी बांग्लादेश पर ये बुलडोजर चलता हुआ नजर आया, जहां 1200 हेक्टेयर में घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका फैला हुआ है। कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये आपराधिक गतिविधियों का गढ़ चंदोला को बताया जाता है। मिनी बांग्लादेश भी इसे कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो वहाँ पर रहते हैं। इलाके को मिनी बांग्लादेश वहाँ पर कहते हैं और इस पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल से आए हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों की ये पूरी बस्ती है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी रहते हैं। सकरी गलियाँ हैं, गंदगी है, अवैध निर्माण का पूरा ये अड्डा बना हुआ था जिसको ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे सीधे तौर पर स्थानीय लोग जो हैं इस इलाके में और इस इलाके के आसपास जो लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान रहते थे। स्थानीय लोग भी काफ़ी परेशान, साथ ही अवैध घुसपैठियों पर अब ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त आज की गई है। लेकिन इसके साथ ही इस कार्रवाई के साथ ही जो पूरा सिंडिकेट है, एक नज़र उस पर भी डालते हैं, जहां लल्ला बिहारी अजमेर से आया हुआ एक मास्टरमाइंड अवैध घुसपैठियों का सिंडिकेट लल्ला बिहारी जो है वो चलाता था, लोगों को लाकर वहां पर बसाता था। अवैध बांग्लादेशियों को बसाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए का पैकेज उसका फिक्स था। साथ ही इसमें रहने का ठिकाना, काम और फर्जी दस्तावेज, सारा इंतजाम इन 10 से 12 लाख रुपए में लल्ला बिहारी करके देता था और इस तरीके से अपना पूरा सिंडिकेट वो चलाता था। खुद के नाम से फार्म हाउस बना रखा था, दुकानें ही, गोदाम था और फार्म हाउस पर ये बुलडोजर चला। 2000 गज की जो अवैध संपत्ति थी उसको भी जमींदोज कर दिया गया और गिरफ्तारी से पहले ही हालांकि वो फरार हो गया था और क्राइम ब्रांच ने अब उसको पकड़ लिया है और साथ ही ये बड़ी कार्रवाई भी की गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अहमदाबाद से मेघना देव इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मेघना, सीधे तौर पर हम देखें तो ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है अवैध घुसपैठियों के खिलाफ और साथ ही कई सारे संदिग्धों को इस वक्त हिरासत में भी लिया गया है। मेघना, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कुछ दिनों पहले 890 बांग्लादेशी इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को इस इलाके से हिरासत में लिया गया था। उसके बाद लगातार उनकी पूछताछ चल रही है और उसके साथ ही अगर हम देखें तो पूरे प्रशासन ने एक अगर हम कहें तो टारगेटेड एफर्ट के तौर पर इस पूरे इलाके को कोम्बिंग किया। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कई जगहों से पता लगा है कि कई जगहों पे यहाँ पर अवैध जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको खड़ा किया गया है। उसके साथ ही जब ये अवैध स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चला तो कल रात से ही यहाँ पर बुलडोजर्स का, डंपर्स का यहाँ पर आना शुरू हो गया था। तकरीबन सुबह 7 बजे इस डिमोलिशन के ड्राइव को शुरू किया और अगर हम देखें तो ये बहुत ही बड़ा डिमोलिशन ड्राइव है। आप देख सकते हैं
यहाँ हम अभी उस इलाके में हैं जहां काफी हद तक डिमोलिशन की जो डिमोलिशन का जो काम है वो हो चुका है। और जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं लालू बिहारी, उसका जो ये फार्म हाउस है, ये यहाँ पास में उसका फार्म हाउस है जहां पर जो अवैध रूप से वो कई लोगों को मकान देता था, उनसे रेंट वसूलता था, पार्किंग का भी यहाँ पर चार्ज लेता था और काफी जो काम है, जो इलीगल काम है यहाँ पर इमिग्रेंट्स को हेल्प करने का जो काम है वो यहाँ से ये रैकेट चलता था। उसके साथ ही अगर देखें तो इस पूरे इलाके में पिछले 2 साल में 590 जितने पासपोर्ट इशू हुए हैं, उसको भी स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है। और अभी तक पूछताछ में जितने लोगों से अभी तक पूछताछ हो पाई है, 130 से भी अधिक लोगों की डिपोर्टेशन को फाइनल कर दिया गया है, जो इलीगल बांग्लादेशी यहां से हिरासत में लिए गए थे। और अभी बाकियों की जो पूछताछ है वो जारी है, तो यह संख्या और भी बढ़ सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर देखें तो आज ही एक PIL भी दाखिल हुई थी गुजरात हाई कोर्ट में और अर्जेंट हियरिंग मांगी गई थी, क्योंकि आज हाईकोर्ट में छुट्टी है। अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की गई थी कि इस मामले को सुना जाए और डिमोलिशन पर स्टे लगाया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस स्टे के जो PIL है उसको डिसमिस कर दिया है। तो लगातार अभी फिलहाल जो डिमोलिशन का जो काम है वो लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त वहां पर की जा रही है, साथ ही दोषीकरण की जो कार्रवाई है, अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई लगातार जारी। फिलहाल शुक्रिया आपका। इसी के साथ अब तीसरी प्रमुख खबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है। आर्थिक बदहाली के बीच में पाकिस्तान एक बार फिर से चीन के दरवाजे पर मदद की गुहार लगाने के लिए पहुंच गया। ये हालात न केवल पाकिस्तान के कर्ज पर निर्भरता को उजागर करते हैं, बल्कि ये भी साफ करते हैं कि मौजूदा हालात में वो किसी भी बड़े टकराव को झेलने की स्थिति में कतई नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन से 10 बिलियन युआन यानी कि लगभग 1.4 अरब डॉलर के अतिरिक्त ऋण की मांग की है। और हाल ही में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए मुद्रा विनिमय समझौते ने पाकिस्तान को अपनी जो ऋण है वो अदायगी की समय सीमा जो 2027 तक बढ़ाने का भी मौका तो दे दिया, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान ने इस सुविधा का पूरा इस्तेमाल भी कर लिया। और इसी के साथ पाकिस्तान को IMF से भी राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री औरंगजेब ने भरोसा जताया कि मई की शुरुआत में IMF कार्यकारी बोर्ड 1.3 अरब डॉलर के जलवायु ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को इस कार्यक्रम के तहत 1 अरब डॉलर की एक और किस्त मिल सकती है। करेंगे इसको लेकर चर्चा, लेकिन उससे पहले खबर से जुड़े हुए कुछ अहम पहलुओं पर डाल लेते हैं नजर। तो पाकिस्तान ने सीधे तौर पर चीन से एक बार फिर से कर्ज मांगा है और चीन से 10 अरब युआन के अतिरिक्त कर्ज की गुहार इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो 30 अरब युआन की मौजूदा स्वैप लाइन है और 40 अरब युआन करने की मांग इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से की गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान को IMF से भी काफी सारी उम्मीदें हैं। मई में IMF से 1.3 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है और 1 अरब डॉलर की और किस्त जो है पाकिस्तान को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति की हम बात करें तो किसी भी बड़े युद्ध के लिए पाकिस्तान जो है कहीं से भी तैयार नजर नहीं आता, ना ही उसकी वो स्थिति है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और ताज़ा जानकारी उनसे ले लेते हैं। हमारे साथ अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश, फिलहाल अगर हम देखें तो पाकिस्तान दर की ठोकरें तो खा ही रहा है, लेकिन साथ ही अब एक बार फिर से उधारी मांगने के लिए चीन के दरवाजे पर पहुंच चुका है। देखिए, सबसे सनसनीखेज मामला ये है कि जो पाकिस्तान जिस कर्ज की मांग कर रहा है 1.4 अरब डॉलर, वो कर्ज अपने घर में उपयोग के लिए नहीं मांग रहा है, अपने नागरिकों के सेवा या देश के विकास के लिए नहीं मांग रहा है। वह जो कर्ज है 1.4 बिलियन डॉलर का, वह कर्ज मांग रहा है पुराने जो बाहर से दूसरे देशों से उन्होंने कर्ज ले लिए हैं, उन कर्ज को चुकाने की मांग कर रहा है। मतलब इस कर्ज को लेने के बाद जो है पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा बदल है, क्योंकि ये कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। और कई जो कर्ज है पाकिस्तान को 11% की दर से मिल रहे हैं, कॉमर्शियल रेट से मिल रहे हैं। जो आपका आपका हाउसिंग लोन है उससे भी ज़्यादा दर पे मिल रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज जो अन्य देशों को 2% की दर से मिलता है, जनरली जो अंतर्राष्ट्रीय कर्ज होता है, जो वित्तीय जो संस्थान है उनसे जो कर्ज मिलता है वो 2% के लोन पे मिलता है। जो सहयोगी देश है वो भी आपको 2 से 3% के दर पे कर्ज देते हैं, लेकिन 11% का कर्ज
पाकिस्तान को के दर से देना पड़ रहा है और उसी कर्ज पे दर मिलेगा, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह की दिवालियेपन की तरफ पूरा पाकिस्तान बढ़ रहा है। पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं मोहम्मद औरंगजेब अभी वाशिंगटन डीसी में हैं और अभी कल वे वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं। उस पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमेरिका सहित दुनिया के अन्य देशों के लोगों को भी बुलाया है, जिसमें धनी लोग भी हैं, जिसमें प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, और वहाँ उनको यह साबित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद का सहारा लेकर चल रहा है उसमें वो कैसे पाकिस्तान का विकास होगा। वो बार बार पाकिस्तान के विकास की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको स्टेबल विकास की तरफ बढ़ना है, लेकिन लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि किस तरह से ये बढ़ेगा। लोग वहाँ पाकिस्तान को इस बात के लिए कह रहे हैं कि ये जो आपकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है, उस अर्थव्यवस्था से आप कैसे निजात पाएंगे। तो वहाँ उनका जो पूरा एटीट्यूड है, वहाँ जो उनका पूरा अप्रोच है कि जो वहाँ पाकिस्तानी बसे हुए हैं उनसे भी वो पैसे ले, और चीन को उन्होंने एक आश्वासन दिया है, चीन को उन्होंने कहा है कि हम चीन के अंदर एक पांडा बॉन्ड लागू जारी करेंगे। मतलब चीन के बाजार में वो पाकिस्तान एक पांडा बॉन्ड जारी करेगा और उस बॉन्ड को चीनी लोग खरीदेंगे और उसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो एक अजीब और गरीबी स्थिति है पाकिस्तान की, एक तरफ आतंकवाद को साथ देना, दूसरी तरफ अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था को सहारा देना। बिल्कुल, और इस पे अगर देखना होगा कि चीन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, क्या चीन उधारी देने के लिए राजी होता है या नहीं, इस पर नजर आप भी लगातार बनाए रखिएगा। अखिलेश, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने कनाडा के संघीय चुनाव में जीत हासिल की है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा है कि मार्क कार्नी को कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में आपके चुनाव पर बधाई और लिबरल पार्टी को उनकी जीत पर बधाई। भारत और कनाडा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति कुछ प्रतिबद्धता और लोगों के बीच जीवंत संबंधों से बंधे हैं। मैं हमारी साझेदारी को और मजबूत करने और हमारे लोगों के लिए अधिक से अधिक अवसरों को खोलने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और इसके जरिए ही बधाई भी दी गई है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।